असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वागत है आप सबका मेरी व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत सामान्य आधारित विषय की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं मेरे YouTube चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर रहे हों, कृपया YouTube एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे इस चैनल के पेज पे जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही मैं कोई नई क्लास अपने इस चैनल पे अपलोड करूंगा, उसकी तत्काल सूचना निर्बाध रूप से आप तक पहुंच पाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र पिछली क्लास पे डालते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने व्यावसायिक जोखिम को पढ़ा था। तो बताइए, व्यावसायिक जोखिम क्या होता है? बताइए। नहीं याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो YouTube में मेरे इस चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट कक्षा 12 सामान्य आधारित की प्लेलिस्ट में पिछले क्लास का वीडियो देखिए। चलिए मैं बताता हूं व्यावसायिक जोखिम क्या होता है। व्यावसायिक जोखिम से मतलब यह है कि किसी भी व्यवसाय में होने वाली आकस्मिक हानि का वह अवसर व्यावसायिक जोखिम है जो किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना के कारण होता है। तो मेरी बात समझ में आई होगी। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। कुछ जानकारियां आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। यह क्लास सामान्य आधारित विषय, जो कि व्यावसायिक वर्ग का एक अनिवार्य विषय है, के प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के खंड क पर्यावरणीय शिक्षा के तीसरे अध्याय व्यावसायिक सुरक्षा के बारे में है। तो हम आज की क्लास में व्यावसायिक सुरक्षा को जानेंगे, समझेंगे। तो अध्याय का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, व्यावसायिक सुरक्षा। कुछ और जानकारियां आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। व्यावसायिक सुरक्षा से आशय, उसका महत्व तथा उसकी आवश्यकता को हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा क्या है भाई? तो व्यावसायिक सुरक्षा अर्थात व्यवसाय में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने हेतु सुरक्षा संबंधी नियमों के अनुपालन को व्यावसायिक सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो व्यवसायों, उद्योगों, खनिजों की खानों में लापरवाही या सावधानी से काम करने के कारण अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिनके कारण
उन उद्योगों के मालिकों के साथ साथ उन कामगारों को भारी हानि उठानी पड़ती है जो प्रत्यक्ष रूप से इन दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने हेतु कुछ उपाय किए जाते हैं और इन उपायों तथा इन उपायों के अनुपालन को ही व्यावसायिक सुरक्षा के नाम से संबोधित किया जाता है। व्यावसायिक सुरक्षा क्या है, स्पष्ट हो चुका है। आगे, व्यावसायिक सुरक्षा हेतु नियम किस प्रकार से बनाए जाएं, यह विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही भी है, एक ही नियम हर एक व्यवसाय पर लागू नहीं होंगे, इसीलिए अलग अलग व्यवसाय और उन अलग अलग व्यवसायों की अलग अलग प्रकृति के अनुसार उनके लिए अलग अलग नियम बनाने की आवश्यकता है। कुछ और जानकारियां आपकी स्क्रीन पे हैं। किसी भी उद्योग तथा व्यवसाय में, चाहे वह कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा, उसमें दुर्घटना घटित हो सकती है और इसी संभावित दुर्घटना को रोकने हेतु व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी नियमों को बनाना और उन नियमों का कड़ाई से पालन कराना अति आवश्यक है। एक कुशल उद्यमी इन सुरक्षा संबंधी प्रबंधों के प्रति सदैव जागरूक रहता है। आप कल उद्यम करके कुशल उद्यमी बनेंगे तो आपको भी सुरक्षा संबंधी, इन व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी प्रबंधों के प्रति भी अपने आप को सदैव जागरूक रखना पड़ेगा। इसी में आपका हित है, इसी में आपके उद्यम का हित है। क्यों हित है? क्योंकि सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन न करने पर यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस उद्यमी को भारी हानि उठानी पड़ती है। कैसे? वह इस तरह से कि दुर्घटना के कारण कामगार अर्थात श्रमिक के घायल या अपंग हो जाने पर क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी उसको, और सिर्फ क्षतिपूर्ति देकर ही आप अपने हानि की भरपाई नहीं कर पाएंगे, आपको दोहरा नुकसान होता है। एक तो क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ती है, दूसरा वो जो प्रशिक्षित श्रमिक दुर्घटना ग्रस्त हुआ है उसके प्रशिक्षण पर जो आपने धन और समय खर्च हुआ है वो भी प्रभावित होता है, वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता है और जोखिम में आ जाता है। इसके अलावा उत्पादन कार्य बाधित ना हो, इसके निमित्त आप नए श्रमिक को नियुक्त करते हैं और उसे प्रशिक्षण देने की समस्या आपके समक्ष उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है? और यह होता है कि जिस उद्योगशाला में दुर्घटना घटित होती है उस दुर्घटना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस उद्योगशाला के समस्त कामगारों के ऊपर पड़ता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, एक प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होता है जो उनके मनोबल और मनोयोग को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। संक्षेप में, किसी व्यवसाय या उद्योग के सफल संचालन हेतु, यहाँ पे मैं जो है ये मैं नहीं है, मैं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो संक्षेप में, किसी व्यवसाय या उद्योग के सफल संचालन हेतु तथा संभावित दुर्घटनाओं
के घटित होने से होने वाली हानि से बचने के लिए प्रत्येक उद्यमी तथा उसके श्रमिकों को सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना परम आवश्यक होता है। आगे अब हम व्यावसायिक सुरक्षा के प्रकारों पर ध्यान देंगे। तो पहला है अग्नि से सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण है। तो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे अग्नि के जोखिम से जुड़े होते हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल्स का व्यवसाय, डिस्टिलरी का व्यवसाय, रबड़ उद्योग इत्यादि। अनेकानेक ऐसे व्यवसाय हैं जो कि जिनमें अग्नि का जोखिम ज्यादा है। चूंकि औद्योगिक संस्थान बड़ी मात्रा में ऊर्जा हेतु विद्युत का प्रयोग करते हैं, अतः शॉर्ट सर्किट जैसी दुर्घटनाओं के कारण आग के भड़क उठने का भय सदैव बना रहता है। ज्वलनशील कच्चा माल भी बड़ी ही शीघ्रता से आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील कच्चा माल क्या होते हैं भाई? जैसे रुई है, कच्चा चमड़ा है, कच्चा ऊन है, कच्चा तेल है, जूट है, इत्यादि इत्यादि। अतः आग से बचाव के बारे में पूर्ण जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। अब आग के लगने के कारण, तो उद्योगशाला एवं व्यावसायिक संस्थानों में आग लगने के प्रमुख कारण निम्नवत हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बिजली का शॉर्ट सर्किट एवं ओवरलोडिंग के कारण। जो आपने विद्युत प्रवाह हेतु जो तारों को कनेक्ट किया है, उन पर उनकी क्षमता से अधिक विद्युत प्रवाह का दबाव बनाना ओवरलोडिंग कहलाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होता है। तो बिजली के शॉर्ट सर्किट एवं ओवरलोडिंग के कारण, मिट्टी का तेल, पेट्रोल तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों के रिसाव के कारण, विद्युत मशीनों व उपकरणों में कार्य करने के दौरान खराबी आ जाने के कारण, ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण एवं उनके कार्यस्थल पर गलत प्रयोग और प्रतिबंधित स्थानों पर धूम्रपान करने के कारण, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है आग लगने का। बिजली के तारों का तथा गैस सिलेंडर व अन्य ज्वलनशील पदार्थों के गलत प्रयोग के कारण, परस्पर विरोधी रसायनों को मिला देने के कारण भी आग भड़क उठती है। अब हम पढ़ेंगे अग्नि सुरक्षा के नियम तथा प्राथमिक उपाय। तो कारखाने के भवन का निर्माण अग्नि से सुरक्षा की दृष्टि से किया जाना चाहिए, ताकि दुर्घटना होने पर अग्निशमन दस्ते अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। कारखानों में अग्निशमन यंत्रों का समुचित प्रबंध होना चाहिए। कारखानों में आग एवं धुएं की सूचना देने हेतु सायरन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योगशाला में आपातकालीन निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कारखाने में कई मंजिलें हैं तो प्रत्येक मंजिल पर आपातकालीन सीढ़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। कारखानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा की विधियों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कपड़े, सूत, प्लास्टिक तथा लकड़ी में लगी आग को पानी से बुझाना चाहिए। पेट्रोल, गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों में लगी आग को रेत या मिट्टी से बुझाना चाहिए। बिजली से लगी आग पर विद्युत कनेक्शन को बंद करने के बाद ही पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। ये कुछ सामान्य सिक्योरिटी मेजर्स हैं जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए और आपातकाल में इनके अनुरूप ही कार्यों को करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आग लगने पर तुरंत अग्निशमन जो संस्थान है यानी कि फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना देनी चाहिए। अब दूसरा, मशीनरी तथा औजार संबंधी सुरक्षा। तो बड़े आकार के एवं भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उद्योगशाला में ट्रॉलियों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं लेके चल देना चाहिए, जिससे कि
दुर्घटना के घटित होने की आशंका बढ़ जाती है। जिन उद्योगशालाओं में ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया जाता हो, उनमें उनके अर्थात ज्वलनशील पदार्थों के रख रखाव एवं स्थानांतरण हेतु विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकाधिक स्वचालित यंत्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वचालित यंत्रों से दुर्घटना के घटित होने की संभावना न्यून हो जाती है। किसी उपकरण का प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व उसकी भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। उपकरणों का समय समय पर परीक्षण होते रहना चाहिए और पुराने उपकरणों के प्रयोग को वर्जित कर देना चाहिए। यदि उनका प्रतिस्थापन करना हो तो उनका प्रतिस्थापन आधुनिक उपकरणों से किया जाना चाहिए। मशीनों की स्थापना करते समय सुरक्षा मापदंडों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब उद्योगशाला एवं प्रयोगशाला की सुरक्षा, तो इसके कई पार्ट हैं, कई प्रकार हैं, तो हर एक स्टेप, कई स्टेप हैं, तो हर एक स्टेप को हम विस्तार से जानेंगे। प्रयोगशाला में प्रायः रासायनिक एवं धात्विक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार उद्योगशाला में भी धात्विक पदार्थों एवं रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और दोनों ही स्थानों पर इनसे संबंधित कामगार सदैव खतरे में रहता है। अतः कार्यशाला में कामगारों के कार्य करने के संबंध में अनेक सावधानियां बरती जानी चाहिए। वो क्या क्या हैं? तो कार्यशाला व मशीनों के संबंध में सावधानियां। कार्यशाला का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह सभी प्रकार के संभावित दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे। कार्यशाला के लिए उपयुक्त मशीनों का चयन करना चाहिए। खतरनाक मशीनों को ठीक प्रकार से फेंसिंग की जानी चाहिए, अर्थात चार दीवारी में रखना चाहिए। आग से सुरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। उचित सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। मशीनों की क्षमता के विषय में सूचना देने वाले उपकरण उन मशीनों पर लगे होने चाहिए एवं विद्युतीय प्रवाह को बंद करने की व्यवस्था उन मशीनों के नजदीक ही होनी चाहिए, उनसे दूर नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कार्य क्षेत्र की दशा के संबंध में सावधानी, मतलब कामगार जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। तो कार्य क्षेत्र के फर्श, रास्ते तथा सीढ़ियां फिसलन रहित होनी चाहिए, क्योंकि वहां लगातार आना जाना होता रहता है। हवा व प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए। पेयजल की उचित व्यवस्था, साथ ही साथ मूत्रालय व शौचालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। खुले गड्ढे व क्षेत्र नहीं होने चाहिए कार्य क्षेत्र में। प्रत्येक खतरनाक स्थान पर उस खतरे से संभावित उस संभावित खतरे की उपयुक्त चेतावनी लिखी होनी चाहिए। अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए एवं अपशिष्ट पदार्थों को निकलने का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। तीसरा, कार्य करने के संबंध में सावधानियां। तो कार्य करने के संबंध में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए भाई? तो खतरनाक मशीनों पर उनके संचालन हेतु अप्रशिक्षित कामगार व बाल श्रमिकों को नहीं लगाना चाहिए। बाल श्रमिकों का तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये नियम के खिलाफ है। अगर आप बाल श्रमिकों से मजदूरी कराते हैं, उनसे कार्य संपादित कराते हैं, तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। श्रमिकों का उन स्थानों पर प्रवेश वर्जित होना चाहिए जहां पर खतरा हो। मशीनों पर कार्य करते समय सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे चलती हुई मशीन में तेल एवं ग्रीसिंग का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि मशीन काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले उसका विद्युतीय प्रवाह बंद किया जाना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों के कार्य क्षेत्र में धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए एवं कार्यशाला में चलती हुई मशीन को छोड़कर बाहर
अर्थात कार्यशाला से बाहर नहीं जाना चाहिए। चौथा, कार्य समाप्त करने पर सावधानी। तो कार्य समाप्त होने के उपरांत भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। मशीनों को नियंत्रित तथा उनकी गति को संचालित करने वाले उपकरणों को न्यूट्रल अवस्था में कर देना चाहिए। न्यूट्रल अवस्था से मतलब समझे? जैसे कोई मोटरसाइकिल है तो उसमें आप गियर को न्यूट्रल करके उस मोटरसाइकिल को खड़ा करते हैं या उस मोटरसाइकिल को गियर में ही छोड़ देते हैं? सही तरीका उस मोटरसाइकिल, कार या कोई भी उपकरण है, यदि उसमें गति को संचालित करने वाला उपकरण अर्थात गियर लगा है तो उसे न्यूट्रल अवस्था में खड़ा करना चाहिए या बंद करना चाहिए। औजारों को यथास्थान रख देना चाहिए। ऐसा करने से आप जब अगले दिन कार्य करने आएंगे तो सारे औजार आपको सही प्रकार से व्यवस्थित मिलेंगे। कार्य समाप्ति के उपरांत मशीनों को साफ सुथरा करके ढक के रख देना चाहिए और मशीनों के विद्युतीय प्रवाह को बंद कर देना चाहिए। पांचवा, ड्रेस के संबंध में सावधानियां। तो श्रमिकों को उपयुक्त सुरक्षा पोशाक पहननी चाहिए। सुरक्षा हेतु एप्रिन का प्रयोग करना चाहिए। एप्रिन मतलब जो कपड़े के ऊपर जो सुरक्षा आवरण पहनते हैं उसे एप्रिन कहते हैं। तो सुरक्षा हेतु एप्रिन का प्रयोग करना चाहिए। आंखों पर चश्मे, पैरों में जूते, हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए और मशीनों पर कार्य करते समय ढीले कपड़े, ढीले जूते व मफलर इत्यादि जैसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ढीले कपड़ों का मशीनों में फंसने से ज्यादातर दुर्घटनाएं घटित होती हैं। अन्य सावधानियां, तो अन्य सावधानियां क्या क्या है भाई? तो कारखानों में एग्जास्ट पंखों का समुचित प्रबंध होना चाहिए। एग्जास्ट पंखे मतलब जो भीतर की गर्म हवा को खींच के बाहर फेंक देता है, ऐसे पंखों को एग्जास्ट फैन कहते हैं। तो कारखानों में एग्जास्ट पंखों का समुचित प्रबंध होना चाहिए। कार्य करने की दशाएं उत्तम होनी चाहिए और आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन घंटी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सबको सूचना मिल सके। और कारखानों के अंदर ही प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक उपचार क्या होता है। तो प्राथमिक उपचार का अर्थ, तो सुरक्षा के हर संभव उपाय होते हुए भी कारखानों में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रभावित कर्मचारी के अस्पताल पहुंचने से पूर्व यदि घटना स्थल पर ही चिकित्सा सुविधा मिल जाए तो उसे फौरी तौर पर आराम मिल जाता है। अतः ऐसा उपचार जो डॉक्टर की सहायता मिलने से पूर्व और दुर्घटना के तुरंत बाद घटना स्थल पर ही किया जाए वह उपचार प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। मतलब कि जो पीड़ित है उसको तुरंत उपचार मिले, दुर्घटना के घटित होने के तुरंत बाद, और संभावित चिकित्सकीय परामर्श मिलने से पूर्व घटना स्थल पर वह प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। तो चोट लगना, खून बहना, मोच आना, जल जाना, हड्डी टूटना आदि में प्राथमिक उपचार बहुत उपयोगी होता है। अब चिकित्सा की सामग्री क्या क्या है? तो स्वच्छ रुई, कैंची, फीता, टेप, खपच्चियां, गिलास, कटोरी, चम्मच, पट्टियां, गर्म पानी की थैली, बर्फ रखने का थैला, दिया सलाई, ब्लेड, चाकू, मोमबत्ती इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कुछ दवाइयां भी होती हैं जैसे एनासिन, विक्स, आयोडेक्स, बर्नॉल, बेटाडीन, वैसलीन, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, ग्लूकोज, बोरिक पाउडर, ग्लिसरीन, स्पिरिट इत्यादि। ये कुछ प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्रियां हैं जो कि हर एक कारखाने या उत्पादन
क्षेत्र या उद्योगशाला में इनको रखा जाना चाहिए। अब प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में सावधानियां। तो प्राथमिक उपचार के संबंध में कामगारों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर अन्य को प्राथमिक चिकित्सा दे सके तथा उपचार के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि रक्त अधिक बह रहा हो तो उसे रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हड्डी टूट गई है तो घायल अंग को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। मूर्छित व्यक्ति को खुली हवा में लिटा देना चाहिए और उसके वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए तथा चिकित्सकीय सुविधा जब तक घायल कर्मचारी को न मिल जाए तब तक पूर्ण रूपेण उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप सबको आज मैंने जो कुछ भी बताया वो सब समझ में आया होगा। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछें। मैं यथाशीघ्र आपको समाधान उपलब्ध कराऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नई क्लास की सूचना बिना किसी रुकावट के आप तक यथाशीघ्र पहुंच पाएगी। इसके अलावा आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको YouTube पेज पे जाना है, मेरे इस चैनल के YouTube पेज पे जाना है। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐसा करने से इन वीडियोस को बार बार देखने के लिए आपको बार बार डेटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका डेटा एक बार खर्च होगा सिर्फ वीडियो को डाउनलोड करने में और आप अनगिनत बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स रिवाइज करिए और आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में अभी से जुट जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।